दोस्तों स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 अस्थि संस्थान। ये कौन सी क्लास का पढ़ रहे हैं? हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अस्थि संस्थान। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर को, इस अध्याय को 3 पार्ट में पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये चौथा पार्ट आ चुका है। हमने पहले पढ़ चुके हैं अस्थि के बारे में, अस्थि संरचना, अस्थि का विकास एवं वृद्धि, अस्थियों के प्रकार और शरीर की विभिन्न अस्थियां, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं साथियों। अब हम पढ़ने वाले हैं उरोअस्थि के बारे में। ठीक है, उरोअस्थि कहाँ होती है दोस्तों? उरोअस्थि हमारे चेस्ट के हिस्से में होती है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? उरोअस्थि नाम है। चलिए उरोअस्थि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उरोअस्थि यह सीने के सामने की ओर स्थित लंबी चपटी आकार के अस्थि होती है। ये 3 भागों में विभक्त रहती है, मेनुब्रियम, ग्लेडियोलस और जिफाइड। ये 3 भागों में बटी होती है। अब पढ़ते हैं चलिए मेनुब्रियम के बारे में। ठीक है, मेनुब्रियम स्टर्नी, यह उरोअस्थि के ऊपर का हिस्सा, यह चौड़ी और त्रिकोण आकार की अस्थि होती है। पसलियों का पहला जोड़ मेनुब्रियम के पार्श्व से जुड़ा रहता है। उरोअस्थि का मध्य भाग या ग्लेडियोलस, यह मुख्य भाग मध्य में स्थित रहता है तथा लंबी एवं सक्रिय होती है। इसमें 2 और खींच के खांचे होते हैं, जिसे तीसरी से 7वीं पसलियों की उपस्थिति जुड़ी रहती है। ठीक है, उरोअस्थि का जो मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? उसका मध्य भाग होता है ग्लेडियोलस। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं जिफाइड। जिफाइड यह उरोअस्थि का सबसे निचला हिस्सा है। यह उपास्थि का बना होता है, किंतु वृद्धावस्था में यह हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उरोअस्थि क्या है दोस्तों? उरोअस्थि ये वाला हिस्सा है, ये जो दिख रहा है ना, ये है उरोअस्थि। अब यहाँ के बारे में मैंने आपको 3 भागों में इसे बताया है। ठीक है, अब चलते हैं पसलियों के बारे में। ठीक है, उरोअस्थि ये है, उरोअस्थि ये है और पसलियाँ ये है। लेकिन उरोअस्थि कहाँ पर होता है? पसलियों के यहाँ पर होता है। चलिए अब पसलियों को पढ़ते हैं। मैंने आपको उरोअस्थि को पसलियों पे इसलिए समझाया क्योंकि पसली के जैसी आकृति उरोअस्थि की है। चलिए अब पढ़ते हैं पसलियों के बारे में। पसली एक लंबी अस्थि के रूप में होती है। इसमें एक कार्ड या सॉफ्ट तथा छोर कशेरुका तथा उपास्थि होते हैं। कशेरुका छोर पर सिर, ग्रीवा तथा टुबरकल होते हैं। उरोअस्थि छोर पर कास्टल उपास्थि में से जुड़ने के लिए गड्ढा बना होता है। पसली की कांड पसली की गांठ सकरी तथा चपटी अस्थियों की होती है। पसलियों का झुकाव पीछे से आगे की ओर होता है। पिछला छोर स्थिर तथा अगला छोर गतिशील होता है। इनके बाहर जोड़े रहते हैं। इनके 12 जोड़े रहते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, 12 वक्ष कशेरुका से जुड़ते हैं। पसलियों के पीछे वाले सिरे पर गोल उभार रहता है जो वर्टिब्रा के मुख्य भागों से जुड़ा रहता है। गोल उभारों के बाद एक सकरा भाग होता है। सकरे भाग के पश्चात एक छोटा उभरा भाग होता है, जिसका एक हिस्सा खुदरा होता है व दूसरा चिकना। खुदरे भाग में पेशी जुड़ती है व चिकने भाग में वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस जुड़ती है। ठीक है, पसलियों के प्रकार। कितने प्रकार की पसलियां होती है फ्रेंड्स? पसलियां 2 प्रकार की होती है, वास्तविक पसली और अवास्तविक पसलियां। ठीक है, वास्तविक पसलियां क्या है? इसके साथ जोड़े उरोअस्थि से जुड़े हो रहते हैं। जोड़ने के कार्य को कास्टल टर्लेजेस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो गया मेरे लिए, कोई बात नहीं। इसको क्या कहते हैं? कास्टल कार्टिलेजेस। मैंने पहले भी गलत पढ़ा था, अब मैं सही पढ़ रही हूँ, कास्टल कार्टिलेजेस। ठीक है, अवास्तविक पसलियां। इसके 5 जोड़े होते हैं। आरंभ के 3 जोड़े प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। अंतिम 2 जोड़े को तैरती हुई पसलियां कहते हैं, क्योंकि इनकी उपास्थियां ऊपर की पसलियों से नहीं जुड़ती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मेरुदंड के बारे में। मेरुदंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। इसको जितने बार पढ़ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मोस्ट IMP है, मैं आपको 10 बार बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में, हर बार पूछेगा। चलिए पढ़ते हैं। मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, यह कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। इसे कशेरुका भी कहते हैं। कशेरुका की संख्या 33 होती है। कशेरुका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं क्या क्या बोल रही हूँ इसको, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है पेपर में। ठीक है, ये कशेरुका एक दूसरे पर इस प्रकार जमी रहती है जिससे ऊपर से नीचे तक एक खोखली नली तैयार होती जाती है। इसे खोखले भाग से होकर सुषुम्ना नाड़ी गुजरती है। एक वयस्क मनुष्य का मेरुदंड 71 सेंटीमीटर लंबा होता है। रीढ़ की हड्डी निम्नलिखित अस्थियों से मिलकर बनी है। गर्दन की 7 कशेरुकाएं, वक्ष की 12 कशेरुकाएं, कटी प्रदेश की 5 कशेरुकाएं, कूल्हे की 5 कशेरुकाएं और पूंछ की 4 कशेरुकाएं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो हमारी कशेरुका है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है? 5 से। ठीक है, यहाँ पर सभी दी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। अब पढ़ते हैं कशेरुकाओं के ऊपर की 24 हड्डियां चल और नीचे की 9 अचल होती हैं। ग्रीवा की कशेरुकाएं। प्रथम कशेरुका जो होती है मेरुदंड की, प्रथम कशेरुका शिरोधरास्थि कहलाती है। ये सिर का संतुलन बनाए रखती है। इसमें मुख्य अंग अत्यंत छोटे होते हैं। इसे लगा हुआ दूसरे कशेरुका से जोड़ने के लिए एक छिद्र होता है। द्वितीय कशेरुका। ठीक है, रीढ़ की दूसरी कशेरुका अक्ष की भांति होती है। इसके मुख्य अंग के से एक खड़ा दंताभ प्रवर्धन ऊपर की ओर जाता है, जो प्रथम कशेरुका में कीलदार संधि से जुड़ जाता है। इसके कारण ही खोपड़ी को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। ठीक है, जो ये वाला जो भाग होता है, ये कील दंत जो होता है द्वितीय कशेरुका में, इसकी वजह से ये खोपड़ी को हम घुमा सकते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं वक्ष की कशेरुका। इसकी संख्या 12 है। ये वक्ष के पीछे नीचे की ओर रहते हैं।
ऊपर से नीचे की ओर इसका आकार क्रमशः बढ़ता जाता है। ये सामने की ओर वक्ष स्थल की अस्थि तथा पीछे की ओर वक्ष कशेरुकाओं से जुड़ती है और एक पिंजरा बनाती है। कटी प्रदेश की कशेरुकाएं, इसकी संख्या 5 होती है। ये सबसे बड़ी कशेरुकाएं हैं। यही सबसे अधिक वजन वहन करती हैं। ये उदर के पीछे नीचे की ओर स्थित होती हैं। कटी प्रदेश मतलब क्या हो गया? कटी प्रदेश वहाँ जो हमारे उदर के जो पीछे के नीचे का जो भाग होता है वहाँ की अस्थि, यहाँ की कशेरुकाएं सबसे ज्यादा वजन संभालती हैं। अब पढ़ते हैं त्रिकास्थि। ये संख्या में 5 कशेरुकाएं शिशु तथा बाल्यावस्था में अलग अलग होती हैं। आयु बढ़ने के साथ ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। अब पुच्छास्थि, ये 4 कशेरुकाएं भी प्रारंभ में अलग रहती हैं लेकिन उम्र बढ़ने से आपस में जुड़ जाती हैं। ये त्रिकास्थि के नीचे सिरे से जुड़ी रहती हैं। रीढ़ की हड्डियां मजबूत लिगामेंट्स और मांसपेशी से बंधी रहती हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी क्या होती है? मजबूत लिगामेंट से और मांसपेशियों से बंधी रहती है, जिससे यह ठोस खंभे की तरह दिखाई देती है। आघात से बचने के लिए रीढ़ के बीच में एक मुलायम गद्दी रहती है। संपूर्ण मेरुदंड को दो स्थानों पर उभरा हुआ तथा बीच में अंदर धंसा है, जिससे हम सीधे खड़े हो सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगे पीछे मुड़ सकते हैं। ठीक है। मेरुदंड के बारे में अब ये जो कार्य आ रहे हैं ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरुदंड पूरा बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे आप बार बार पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से अब मान लीजिएगा आप लोग। चलिए पहला पढ़ते हैं। मेरुदंड की पोली नली में सुषुम्ना सुरक्षित रहती है। मेरुदंड की जो पोली नली रहती है वहाँ पर हमारी सुषुम्ना नाड़ी सुरक्षित रहती है। मेरुदंड के कारण सिर साधारण स्थिति में रहता है, अकड़ी हुई स्थिति में नहीं रहता, ढीली ढाली स्थिति में नहीं रहता। मेरुदंड के कार्य हमको लिखना है। हम अपने आप से भी लिख सकते हैं। जब पेपर में पूछता है मेरुदंड के कार्य तो आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। शरीर की सभी अस्थियां किसी न किसी रूप में मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। मेरुदंड से लचीलेपन के कारण धड़ पर होने वाले आघात से तुरंत मस्तिष्क को चोट नहीं पहुंचती। चलिए मेरुदंड के टेढ़े मेढ़े के कारण सिर पर बोझ का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। मेरुदंड अनेक कशेरुकाओं से बना होता है, इसीलिए हम शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। मेरुदंड के कारण अस्थि बंध और स्नायु बंधों को आधार मिलता है। मेरुदंड से शरीर को आधार प्राप्त होता है, तभी हम सीधे बैठ सकते हैं। ये सारे मेरुदंड के कार्य हैं। आप और भी कार्य लिख सकते हैं अपने से, इसके बहुत सारे कार्य हैं, आप फोन से भी निकाल करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्व और अधो शाखाएं, ये भी मोस्ट आईएमपी है। इसके अंतर्गत हाथ और पैर की अस्थियां आती हैं, जिसे ऊर्ध्व और अधो शाखाएं कहते हैं। ठीक है। ये निम्न अनुसार है। हस्तलीय अक्षक, असलीय अक्षक, स्कंधस्थि, प्रगंडास्थि, प्रकोष्ठस्थियां, बाह्य प्रकोष्ठस्थि, अंतः ऐठास्थि, मणिबंध अस्थियां, हस्तस्थ या हथेली, अंगुलियां अस्थि। ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी मेरुदंड। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्व शाखाओं की अस्थियों की स्थिति एवं रचना। अक्षक या हसली, यह पतली और टेढ़ी हड्डी चाकू की डंडी की तरह होती है। एक और उरोस्थि एवं दूसरी ओर स्कंधास्थि से जुड़ी रहती है। ये संख्या में 2 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हसली का आकार किस तरह से होता है। इसे अग्रभाग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे पश्च भाग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे हसली कहते हैं। अब पढ़ते हैं स्कंधास्थि। दूसरा जो है स्कंधास्थि, यह एक त्रिकोणाकृति बड़ी और चपटी हड्डी होती है। स्नायु के पृष्ठभाग से जुड़े रहने के कारण ये स्वतंत्रता पूर्वक हलचल कर सकती है। ठीक है। इसके छोर पर स्थित खोखला भाग ग्लिनाइड गुहा कहलाता है। इसके पोले भाग में प्रांगणास्थि, गेंद और प्याली संधि से जुड़ी रहती है। ये संख्या में 2 होती है। ठीक है। कंधे की अस्थियां और प्रगंडास्थि। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रगंडास्थि के बारे में। हमने कंधे के बारे में पढ़ लिया। यह कंधे से कोहनी तक फैली ऊर्ध्व शाखा से सबसे लंबी हड्डी होती है। आप देख सकते हो कंधे से जो अपने कोहनी तक फैली होती है, इसे क्या कहते हैं? प्रगंडास्थि। हमारे हाथ में भी होती है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। बही प्रकोष्ठास्थि एवं अंत प्रकोष्ठास्थि। प्रकोष्ठास्थियां कोहनी से कलाई तक फैली होती है। जो अस्थि आगे के भाग में रहती है और जो अंगूठे की ओर कलाई से जुड़ती है उसे बही प्रकोष्ठा कहते हैं, तथा जो सबसे छोटी उंगली की ओर कलाई से जुड़ती है उसे अंत प्रकोष्ठा कहते हैं। अंत प्रकोष्ठा अस्थि बड़ी होती है। यह अस्थियां कब्जेदार संधि द्वारा जुड़ी होती है। चलिए ये है क्या है? ये हाथ की अस्थियां। क्या है ये? हाथ की अस्थियां। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र, हाथ की अस्थियां, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अंगुलियां। प्रत्येक उंगली में 3 और अंगूठे में 2 के हिसाब से प्रत्येक हाथ में से 14 में ये 14 होती हैं। यह भी कब्जेदार संधि से जुड़ी रहती हैं। छोटी अस्थियां दोनों ओर ही भी यह काफ़ी मजबूती से जुड़ी रहती हैं। इसी कारण हाथ का पंजा इतना शक्तिशाली होता है। कब्जेदार संधि का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कब्जेदार संधि से आप क्या समझ रहे हो? कब्जेदार संधि मतलब जो संधि हलचल कर सकती है। संधि मतलब 2 हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि संधि का क्या मतलब होता है। तो 2 अस्थियों का जहाँ जोड़ होता है उस जोड़ वाले हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? उस जोड़ वाले हिस्से को कहते हैं संधि। कब्जेदार संधि मतलब जो संधि मूवमेंट कर सकती है। हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ सकते हैं, उंगलियों को मोड़ सकते हैं और खोल सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कब्जेदार संधि। चलिए छठवां पढ़ते हैं। कलाई अथवा मणिबंध की अस्थियां, ये कुल 8 होती हैं। ये अस्थियां 2 पंक्तियों में फिसलने वाली संधि द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं 7वां। हथेली या हस्ततल की अस्थियां। इन अस्थियों की कुल संख्या 5 होती है। ये अस्थियां एक तरफ कलाई तथा दूसरी ओर अंगुलियों से जुड़ी रहती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं श्रेणी मेखला व अधो शाखा की अस्थियां। श्रेणी मेखला और अधो शाखा की अस्थियों के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ये धड़ के पिछले भाग से जुड़ने वाली अस्थियां हैं। इनके सहारे मानव
शरीर सीधा खड़ा होता है और चलता फिरता है। मनुष्य के दोनों पैरों में 71 हड्डियां होती हैं। श्रेणी, मेखला व अधोशाखाओं की अस्थियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये धड़ के पिछले भाग से जुड़ने वाली अस्थियां, जो धड़ होता है हमारा, उसके पीछे भाग से जो जुड़ने वाली अस्थि होती है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी, मेखला व अधोशाखा अस्थि। ठीक है, ये मनुष्य के दोनों पैरों में कितनी अस्थियां होती है? मिलाकर के 31 हड्डियां होती हैं। ये मोस्ट IMP चीजें हैं, बहुत ज्यादा याद कर लीजिए इनको। कूल्हे की अस्थियां, कूल्हे की अस्थियों या नितंब की अस्थियां त्रिकोण अस्थि के दो दाएं तथा बाएं स्थित रहती है। इन तीनों से मिलकर मेखला का निर्माण होता है। स्त्री में श्रेणी मेखला पुरुषों की श्रेणी मेखला से कम गहरी होती है और ज्यादा चौड़ी होती है। पुरुषों और स्त्रियों में मूत्राशय और स्त्रियों में गर्भाशय इसी भाग से स्थित रहता है। प्रत्येक श्रेणी मेखला में एक एक गड्ढा होता है, जिसमें दोनों जांघ की अस्थियों का गोलाकार सिरा व्यवस्थित रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये नितंब की अस्थि का रचना दी हुई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये श्रेणी मेखला है। ये सब चीज़ों के नाम आप लोग पढ़ लीजिए, ये मोस्ट IMP चीज़ें हैं, आप लोग के जीवन में भी काम आती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा, जांघ की अस्थियां। यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। अब ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत है, तो हमारा जो अस्थि मज्जा है वो कहाँ बनेगा? वो हमारे जांघ की अस्थियों में भी बनेगा। अस्थि मज्जा मतलब जहाँ पर जो खून होता है, जो अस्थि के अंदर जो भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। ये भी मोस्ट IMP चीज़ है। यह नितंब अस्थि से अखल संधि द्वारा एक घुटनों से चूलदार संधि द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, घुटने की हड्डी चूलदार जोड़ एक छोटी हड्डी से ढका रहता है, उसे घुटने की हड्डी कहते हैं। चलिए, ये है हमारी हड्डी। ठीक है, ये हमारे पैर की हड्डी है, ये हमारे जांघ से पैर तक की हड्डी है। ये सिरा है, उर्विका और बहिर्जिंघिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। चलिए अब पढ़ते हैं पिंडली की हड्डी। पिंडली में 2 हड्डियाँ होती है, यह जड़ के समान होती है। फिलुबा, इसे अनुजा अस्थि भी कहा जाता है। मैं सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। फिबुला क्या है? इसे अनुजंघास्थि भी कहते हैं। ये ऊपर की ओर टीबिया से जुड़ी रहती है। ये घुटने और टखने में से नहीं जुड़ती। ठीक है, घुटना और टखना आप लोग समझ रहे हो। हाँ, वो टखना क्या होता है? एड़ी वाला हिस्सा, और घुटना क्या होता है? जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टीबिया। इसे अंतरजंघास्थि भी कहा जाता है। यह पिंडली की मजबूत हड्डी होती है। यह घुटने और टखने में प्रत्येक रूप से जुड़ी रहती है। टखने की अस्थि क्या हो गई? 7 अस्थियां मिलकर टखना बनाती है। इसमें भी अस्केलासिस सबसे बड़ी है। इसे एड़ी का भाग निर्मित होता है। शरीर का अधिकतर भाग यही अस्थि वहन करती है। शरीर का अधिकतर भाग कौन सी? सबसे बड़ी अस्केलासिस अस्थि वहन करती है। ठीक है, ये टखने वाला हिस्सा हो गया। अब है प्रपाद अस्थियां। इससे तलुआ बनता है। ये संख्या में 5 होती है। ये ऊपर की ओर टखने तथा नीचे से उंगलियां अस्थि से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, उंगलियां अस्थि। ठीक है, यह अस्थि पैर की उंगलियों व अंगूठा बनाती है। प्रत्येक पैर में 14 अस्थियां होती है। 3 प्रत्येक उंगली में 2 अंगूठे होते हैं। ठीक है, अस्थि के कार्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन भी आते ही है। ये पहला है, ये कोमल अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, यकृत आदि की रक्षा करती हैं। ये तो आपको नॉर्मली याद रहेगा। ठीक है, अस्थि शरीर के निश्चित आकार प्रदान करती है। शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। खोखली अस्थियों में स्थित अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब अस्थि मज्जा मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर फिर से यहाँ पर देख लीजिए, आ गया। अस्थि शरीर की स्थिरता एवं सुदृढ़ता प्रदान करती है। अस्थि शरीर को स्थिरता एवं सुदृढ़ता प्रदान करती है। उपास्थि के छल्ले श्वास नलिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह बिना रुकावट के फेफड़ों में आ सकती है। अस्थि से ही संधियां तैयार होती हैं, जिसके कारण शरीर को उचित स्थिति तक मोड़ा जा सकता है। संधि क्या है? संधि जॉइंट्स है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। मानव शरीर में जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में मिलती हैं, उस स्थान को संधि कहते हैं। हमारे शरीर में अनेक भागों पर संधियां पाई जाती है। इन्हीं संधियों के कारण हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हलचल संभव हो पाती है। ये अस्थियां एक दूसरे से सफेद तथा लचीले तंतु से बने हुए अस्थि बंधनों से परस्पर बंधी रहती है। ये सारी चीजें आपको लिखने में काम आएंगी, इसे ध्यान से सुनना। ये बंधन सूत्र धागे की तरह होते हैं। इन्हीं की वजह से अस्थियां अपने स्थान पर बनी रहती हैं। संधियों में एक झिल्ली जैसी संरचना, जिन्हें स्नेहिक कला कहा जाता है, पाई जाती हैं। इन झिल्लियों के कारण ही संधि में परस्पर रगड़ नहीं होती, वे घिसने से बच जाते हैं। स्पर्श घर्षण से बचने के लिए इनके छोर उपास्थि के बने होते हैं। संधि व्यवस्था हमारे शरीर की क्रियाशीलता बनाए रखती है। संधि निम्नलिखित प्रकार की होती है: चल संधि तथा अथवा पूर्ण संधि। ठीक है, अस्थि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है: चल संधि और पूर्ण, जिसे पूर्ण संधि भी कहते हैं। दूसरी है अपूर्ण या थोड़ी गतिशील संधि, और तीसरी है अचल संधि। चलिए अब चल संधि के बारे में जानते हैं। चल संधि क्या है? शरीर की लगभग सभी संधियां गतिशील होती है। इन संधियों से संबंधित अस्थियों के सिरे उपास्थि के बने होते हैं और दोनों अस्थियों के अंतिम सिरों पर साइनोविलियल झिल्ली का आवरण पाया जाता है। यह संधि को चिकना बनाए रखने के लिए साइनोविलियल द्रव्य का निर्माण करती है। दोनों अस्थियों के सिरे स्नायुओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये लिगामेंट संधि को गतिशील बनाए रखने में सहायक होते हैं। चल संधि के प्रकार। चलिए अब चल संधि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? चल संधि पढ़ा है। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं: गेंद या प्यालेदार संधि, चूलदार संधि, फिसलने
वाली संधि, कीलदार संधि और सैंडल संधि। चलिए पहले जो है गेंद और प्यालेदार संधि। इन संधि के अंतर्गत एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के गुहा में फिट होता है। इसे सभी दिशा में अंग को घुमाया फिराया जा सकता है और कूल्हे और कंधे के जोड़ इसके उदाहरण है। चलिए गेंद और प्यालेदार संधि के उदाहरण मिल गए हमको, कूल्हे और संधि जो कूल्हे और कंधे जो कि गेंद और प्यालेदार संधि के उदाहरण है। अब कंधे की संधि में ह्यूमरस हड्डी का गोल सिरा स्कंधास्थि की ग्लिनाइड्स गुहा में स्थित रहता है। इसमें अस्थि को गोलाकार सिरा जालीदार थैली से घिरा रहता है जो लिगामेंट्स द्वारा दृढ़ता से बंधी रहती है। और इसी प्रकार कूल्हे में संधि के जांघ की फीमर हड्डी का गोल सिरा श्रेणी मेखला के एसिटोबुलम से जुड़ा रहता है। चलिए अब पढ़ते हैं चूलदार संधि। चूलदार संधि यह उस संधि का नाम है जिसे जुड़ी हुई हड्डियां आगे पीछे विशेष दिशा में घुमाई जा सकती हैं। कोहनी, घुटने और उंगलियों के जोड़ इसी तरह के हैं। शरीर में इसी तरह के जोड़ अधिक संख्या में हैं। ये अंग पीछे तो मुड़ सकते हैं परंतु दाएं और बाएं से दाएं नहीं मोड़े जा सकते। इसे कब्जेदार संधि भी कहते हैं। कब्जेदार संधि के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, कब्जेदार संधि उसे कहा गया था। अब फिसलने वाली संधि। फिसलने वाली संधि जिस संधि पर एक हड्डी के ऊपर उपस्थित की गद्दी के बीच में रहने के कारण थोड़ा फिसलती है उसे फिसलने वाली संधि कलाई की हड्डी और मेरुदंड की कशेरुका का आसपास में मिले रहना इसी तरह की संधि के उदाहरण है। चलिए ये हमने पढ़ लिया, फिसलने वाली संधि के उदाहरण भी जान लिए। अब पढ़ते हैं कीलदार संधि के बारे में। कीलदार संधि क्या है? जहाँ ऐसी संधि होती है वहाँ एक हड्डी कील का काम करती है और उस पर दूसरी हड्डी घूमती है। चलिए ये किस तरीके से हो गया? जैसे कोल्हू का बैल आजू बाजू घूमता है और बीच में कील लगी होती है, कुछ इस तरीके की आकृति यहाँ पर शायद होती होगी। चलिए आगे जानते हैं। रीढ़ रज्जु के पहले और दूसरे कशेरुका का जोड़ जिसके सहारे खोपड़ी इधर से उधर घूमती है उसी तरह की संधि के उदाहरण है। चलिए हमने जैसे सोचा था कुछ वैसा ही निकला, लेकिन हमारे सिर सीधा होता है और जो कोल्हू का बैल वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा लंबा होता है, कोई बात नहीं। चलिए अब पांचवा जो हमारा जो आखिरी है वो है सैंडल संधि। सैंडल संधि क्या है? इन संधियों में हाथ के अंगूठे के मोटा कार्पल्स के बीच की संधि आती है। ये संधि भी गेंद व प्यालेदार संधि के समान होती है किंतु इसमें ये रचना कम विकसित होती है। ठीक है, सुडौल संधि में क्या हो गया? गेंद और प्याले के समान होती है किंतु इसमें ये रचना कम विकसित होती है। चलिए अब जो दूसरा है वो है अपूर्ण या थोड़ी गतिशील संधि। इस प्रकार की संधि में दो अस्थियां उपास्थि की गति द्वारा जुड़ी रहती है और दोनों अस्थियों में मामूली हलचल उत्पन्न होती है। पूर्णचल संधि की अपेक्षा ये संधि अधिक मजबूत होती है। इसके अंतर्गत श्रेणी मेखला की दो प्यूबिस हड्डियों के जोड़ आते हैं। अचल संधि क्या है? इन संधियों में गति नहीं होती। ये जोड़ आरी के समान किनारी वाले दो अस्थियों के बने होते हैं। तो हमने क्या अपूर्ण या थोड़ी गतिशील संधि के बारे में पढ़ लिया और अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अचल संधि। अपूर्ण या थोड़ी गतिशील संधि क्या होती है? जो थोड़ा सा गति करती है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? अचल संधि। इसमें क्या होता है? आरी के समान जो होते हैं किनारे बने होते हैं जिससे ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, फिट हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर बताया ये अस्थियां दृढ़ बंधनों और स्नायुओं द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इन अस्थियों में संगम स्थल पर एक विशेष कोष के रूप में झिल्ली होती है जिसे संधि कोष कहते हैं, जिसकी बाहरी सतह पर स्थित सौत्रिक तंतुओं से एक तरल पदार्थ निर्मित होता है जो इन अस्थियों के किनारों को चिकना बनाए रखता है। खोपड़ी की अस्थियों में इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। स्मरण बिंदु क्या है? किसी भी चैप्टर के आप लोग स्मरण बिंदु स्किप कभी मत करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। अस्थियों के निर्माण में पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स, थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स और कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की सहायता होती है। चलिए तीसरा है दो या दो से अधिक अस्थियों के मिलने के स्थान को संधि कहते हैं, मैंने पढ़ाया था। चौथा है अस्थि। लंबी अस्थियों में निर्मित खोखले भाग के गुद्दे में अस्थि मज्जा भरा होता है। पांचवा है अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था अस्थि मज्जा में हमारा रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अगर किसी ने पूछा कि खून कहाँ बनता है तो भाई खून हमारा अस्थि मज्जा में मतलब अस्थि के बीच वाले पोले वाले भाग में बनता है। अस्थियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबी अस्थि, छोटी अस्थि और चपटी अस्थि। तो इसके साथ हमारा जो दूसरा अध्याय है ये समाप्त होता है। दूसरा अध्याय हमारा बहुत लंबा था, इसने 3-4 वीडियो ले लिया है। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जाकर के उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत मजा आएगा। और हमारे इस वीडियो में, इस सीरीज में, इस चैनल में आप लोग को पूरे 11th 12th क्लास के कॉलेज के तक यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए मेरे को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।